हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में नर्सिंग ऑफिसर सीएचओ स्टाफ नर्स के लिए एक नया प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ड्यू टू स्पास ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी धमनी के संकुचन के कारण इनमें से क्या हो जाता है? ऑप्शन 1, स्टेबल एंजाइना, 2 वेरिएंट वेजाइना, 3 अनस्टेबल एंजाइना, 4 मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। कोरोनरी धमनी हम लोग जानते हैं कि एक ऐसी आर्टरी होती है जो हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है। जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, स्पास्म होगा, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी जिसको बोलते हैं वेरिएंट एंजाइना। मीन्स एंजाइना में विभिन्न प्रकार। कोरोनरी आर्टरी स्पास में लीड टू चेस्ट पेन नोन एज एंजाइना। अब देखते हैं, यहाँ पर यह हार्ट का फिगर दिया गया है, कोरोनरी आर्टरी से संबंधित फिगर है। तो इसमें जो सबसे बड़ी आर्टरी है जिसको एओर्टा बोला जाता है, एओर्टा दो भागों में डिवाइड हो गई है, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि कोरोनरी आर्टरी दो प्रकार की होती है, लेफ्ट और राइट। और इसमें ये लेफ्ट वाली आगे चल करके पुनः दो भागों में बढ़ जाती है। सरकमफ्लेक्स आर्टरी ये हृदय के चारों तरफ जाएगी और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी हार्ट के नीचे तरफ आती है। तो ये जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं ये हार्ट की मसल्स को ब्लड फ्लो में हेल्प करती हैं, जिससे कि पर्याप्त ऑक्सीजन हृदय की कोशिकाओं तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंडीशन इज असेस्ड यूजिंग दी ब्रेडन स्केल। ब्रेडन स्केल के प्रयोग द्वारा कौन सी स्थिति का पता लगाया जाता है? वर्न इंजरी, बेड सोर, मसल स्ट्रेंथ, एंजाइटी लेवल ऑफ पेशेंट। करेक्ट आंसर होगा जो ब्रेडन स्केल होता है, इससे बेड सोर का पता लगाया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। ब्रेडन स्केल प्रेशर अल्सर के जोखिम का पूर्वानुमान लगाने के लिए एक उपकरण है। देखिए कि प्रेशर अल्सर का जोखिम पहले ही लगाना ये पूर्वानुमान होता है, ये लगाया जाता है ब्रेडन स्केल से। और इसका जो स्केल का अंक होते हैं वो 6 से 23 तक होते हैं, जिसमें कम स्कोर प्रेशर अल्सर के उच्च जोखिम को दर्शाता है। जितना कम स्कोर होगा उतना ही प्रेशर अल्सर का जोखिम होगा। तो यहाँ पर देखते हैं एक पेशेंट है, ये लगातार जब किसी बिस्तर पर लेटा रहता है तो इस प्रकार से उसके शरीर में अल्सर बन जाते हैं, इनको बेड सोर या प्रेशर अल्सर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट कैन बी ऑब्टेन स्कैबीज माइट। इनमें से किस स्थान पर खुजली के घुन पाए जाते हैं? देखिए यहाँ पर जब इसकी हिंदी डब की गई तो खुजली के घुन मीन्स जिस प्रकार से लकड़ी में घुन लग जाता है और लकड़ी बेकार हो जाती है, उसी प्रकार से त्वचा में भी माइट्स लगते हैं जिनको स्कैबीज माइट्स कहते हैं। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? यहाँ पर पूछा है हेयर फॉलिकल्स, स्ट्रेटम कॉर्नियम, सब एपिडर्मल, थ्रू आउट दी स्किन लेयर्स। तो ये जो स्केबीज माइट्स होते हैं ये पाए जाते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम में। अब स्ट्रेटम कॉर्नियम ये स्किन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, क्योंकि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जैसे कि ये स्किन है, स्किन में 3 लेयर्स होती हैं, पहली एपिडर्मिस, दूसरी डर्मिस और तीसरी हाइपोडर्मिस। तो इसकी जो एपिडर्मिस सबसे ऊपरी परत है, इस एपिडर्मिस को 5 भागों में डिवाइड किया जाता है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, ल्यूसिडम, ग्रेन्युलोसम, स्पाइनोसम और बेसिली। जो दूसरी परत होती है डर्मिस, ये बीच की सबसे मोटी परत है। तो ये जो जिसमें ये पाए जाते हैं, जो घुन पाए जाते हैं स्किन में, जिसको इसके बीच माइट्स बोलते हैं, ये पाए जाते हैं सबसे ऊपरी परत में, जिसको बोला जाता है स्ट्रेटम कॉर्नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर दी मेथड्स ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर एक्सेप्ट। इसके अलावा प्रसव के प्रेरण की पद्धतियां इनमें से कौन है? प्रसव के प्रेरण की पद्धतियां आपको बताना है, एक इनमें नहीं है, वो उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, सेकंड है मेथार्जिन, थर्ड ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। देखिए ये कुछ ऐसे बातें होती हैं, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि प्रसव में इंडक्शन करते हैं, प्रसव के प्रेरण को बढ़ाते हैं। तो इसमें ऑप्शन 1 भी है, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ऑक्सीटोसिन तो कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता ही है, प्रोस्टाग्लैंडिन भी इसी में प्रसव में इंडक्शन पैदा करता है। लेकिन ये जो मिथार्जिन है, ये टैबलेट और इंजेक्शन फॉर्म में आती है,
कि आफ्टर डिलीवरी जो पीपीएच की कंडीशन या ब्लीडिंग की कंडीशन है उसको कंट्रोल करने के लिए इस मिथार्जिन टैबलेट को या इंजेक्शन को दिया जाता है। सो इसमें करेक्ट आंसर होगा मिथार्जिन। मिथार्जिन इंजेक्शन इज अ मेडिसिन used to control bleeding from the uterus that may cause after childbirth or an abortion। मेथार्जिन टैबलेट जन्म देने के बाद अत्यधिक ब्लीडिंग को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह रक्त की गंभीर हानि को रोकने में मदद करता है, जिसके समय पर नियंत्रित न होने पर ब्लड प्रेशर, शॉक और मौत भी हो सकती है। देखिए, जानते हैं कि पीपीएच से सबसे अधिक मौतें होती हैं, तो यदि ये पीपीएच कभी कभी कंट्रोल ना हो तो इससे जो महिला है उसकी डेथ हो जाती है। तो ये जो मिथार्जिन है ये हेमरेज को, ब्लीडिंग को कंट्रोल करती है आफ्टर चाइल्ड बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंफर्ट डिवाइस इज यूज टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप। फुट ड्रॉप को रोकने के लिए कौन सी आराम की युक्ति प्रयोग की जाती है? बेड क्रेडल, बिस्तर पालना, फुटबोर्ड, पैर रखने का बोर्ड, सैंडबैग, रेत के थैले, पिलो या तकिया। देखिए, इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि फुट ड्रॉप को रोकना है। फुट ड्रॉप मतलब पैर का नीचे गिरना, इस टाइप से होता है। तो इसको रोकने के लिए जो यूज करते वो होता है फुटबोर्ड। तो इस प्रकार से देखते हैं, ये एक बिस्तर है और बिस्तर में ये लास्ट से पहले एक बोर्ड लगा दिया जाता है जिसको फुटबोर्ड बोलते हैं। ये पैर हैं, तो इसको फुट ड्रॉप को रोकने के लिए ये लगाया जो गया तख्ता है इसको बोलते हैं फुटबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन ऑर्डर इज इमीडिएटली एंड वंस ओनली एडमिनिस्टर्ड। इनमें से कौन सा दवा का क्रम तत्काल एवं केवल एक बार दिया जाता है? ऑप्शन 1 PRN ऑर्डर, स्टेट ऑर्डर, सिंगल ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर। करेक्ट आंसर होगा जो एक बार दिया जाता है उसको कहते हैं स्टेट ऑर्डर। कि कुछ दवाओं के क्रम दिए गए हैं, टाइप्स ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर दिए गए हैं। जैसे स्टेट ऑर्डर में नीडेड इमीडिएटली, सिर्फ एक बार तुरंत देना है। सिंगल ऑर्डर में गिवन ओनली वंस। PRN ऑर्डर में गिवन एज नीडेड। रूटीन ऑर्डर में गिवन within 2 hours of being written and carried out on schedule। और स्टैंडिंग ऑर्डर में written in advance, carried out under specific circumstances। तो ये कुछ ऑर्डर हैं टाइप्स ऑफ मेडिसिन के। तो यहां पर जो स्टेट पूछा गया था मतलब कि नीडेड इमीडिएटली इसको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्ले प्रेजेंट एमंग टोडलर्स। बच्चों में इनमें से कौन सी विशेषता क्रीड़ा मौजूद रहती है? ऑन लुकर प्ले, दर्शकों का खेल, पैरेलल प्ले, समानांतर खेल, एसोसिएटिव प्ले, सहचर्य खेल, कोऑपरेटिव प्ले या सहयोगी खेल। तो देखिए, हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनमें किस प्रकार की क्रीड़ा मौजूद रहती है। तो ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 समानांतर प्ले। अभी समानांतर प्ले क्या है? तो इस हम चित्र से अच्छी तरह इसको भली भांति समझ सकते हैं कि एक बच्चा ये है और एक बच्चा ये है। ये अपने अपने खेल में बिल्कुल मगन है, मस्त हैं, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रख रहे हैं, लेकिन एक दूसरे का ये सामान तो यूज करते हैं लेकिन एक दूसरे से मतलब नहीं रखते। अपने जो खेल में मस्त रहते हैं, अपना खेल खेलते हैं, जबकि सामान एक दूसरे का यूज करते हैं। जबकि ये साथ में भी हैं, आपस में बहुत ही कम दूरी पर बैठे हुए हैं, लेकिन इसका अपना अलग खेल चल रहा है और इसका अपना अलग खेल चल रहा है। तो जो बच्चों का ये वाला जो खेल होता है इसको पैरेलल प्ले या समानांतर खेल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ यंगर पेशेंट इज brought to the emergency ward due to drug overdose of cocaine following intravenous administration, which among the following will be his symptoms। एक नौजवान मरीज को श्राव्यांतर सिरा से द्रव्य के रूप में ज्यादा मात्रा में कोकीन लेने के बाद इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया। इनमें से मरीज के क्या लक्षण होंगे? देखिए, एक मरीज है, एक पेशेंट है, यंग पेशेंट है, उसने आईवी के द्वारा अधिक मात्रा में कोकीन ले लिया है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ऑप्शन 1 एजिटेशन, ब्रेडिकार्डिया, हाइपरथर्मिया या सीजर। करेक्ट आंसर देखते हैं, ऑप्शन कौन सा इसका सही होगा। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 ब्रेडिकार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनिशियल सिम्टम ऑफ परफोरेटेड डियोडेनल अल्सर। छिद्रित ग्रहणी संबंधित अल्सर के आरंभिक लक्षण क्या है? इसमें पहला ऑप्शन है हाइपरपारेक्सिया, माइल्ड एपिगैस्ट्रिक पेन, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग एंड हार्टबर्न। देखिए, ऐसा है कि ये एक डियोडेनल अल्सर के परफोरेटेड डियोडेनल अल्सर है, जिसका जो इनिशियल सिम्टम होता है, शुरुआत में जब भी किसी के पेट में अल्सर होते हैं तो जो इनिशियल सिम्टम होता है वो ना तो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है,
ना ही हाइपरपारेक्सिया होता है, ना दिल में सूजन होती है, ना दिल में जगह जलन होती है। ये हार्टबर्न वगैरह ये सभी ऑप्शन सही नहीं है। जबकि जो शुरुआत में आरंभिक लक्षण होता है माइल्ड एपिगैस्ट्रिक पेन, हल्का एपिगैस्ट्रिक दर्द। इसके संबंध में क्या होता है देखते हैं जरा। A perforated ulcer is a condition in which an untreated ulcer has wormed through the mucosal wall in a segment of the gastrointestinal tract, allowing gastric contents to leak into the abdominal cavity। अब देखिए जो जीआई ट्रैक्ट होता है इसमें जब अल्सर हो जाते हैं तो जो गैस्ट्रिक कंटेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी में लीक होने की संभावना बढ़ जाती है। जब लीक होगा तो कई प्रकार की आगे की समस्याएं भी आ सकती हैं। इसलिए इसको अनट्रिएट नहीं करना है, ट्रिएट करा करके इसको ट्रिएट कराना है। अच्छी तरह से इलाज कराने से ये ठीक भी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड इज ऑन आईवी फ्लूइड थेरेपी विच अमंग द फॉलोइंग सजेस्ट फ्लूइड ओवरलोड। बच्चों का आईवी फ्लूइड उपचार हो रहा है, इनमें से कौन फ्लूइड ओवरलोड का सुझाव देता है। वर्सनिंग डिस्पनिया, बिगड़ती हुई डिस्पनिया, फीवर, नोजिया एंड वोमिटिंग, सनकिन आइस या धसी हुई आंखें। देखिए एक बच्चे को फ्लूइड थेरेपी दी जा रही है, आईवी फ्लूइड थेरेपी, तो किसी कारण बस दी जा रही हो, जैसे डायरिया वगैरह में जब बच्चों में फ्लूइड कम हो जाता है तो उसको आईवी फ्लूइड चढ़ाया जाता है। लेकिन जब फ्लूइड ज्यादा हो जाए तो ये कंडीशन भी खतरनाक होती है और ये फ्लूइड ओवरलोड की कंडीशन शो करती है। तो ये फ्लूइड ओवरलोड की कंडीशन, इनमें से कौन सा लक्षण पैदा होगा जिससे कि ये जो मतलब बताएगा कि ये फ्लूइड ओवरलोड एक अधिक खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। ये वर्सनिंग डिस्पनिया, डिस्पनिया मींस होता है सांस लेने में कठिनाई, ये इसमें देखने को मिलेगा जब फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है बच्चों में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ दीज इज ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी। इनमें से किसी लिखा पढ़ी लिखी याददाश्त भी कहा जाता है। रोम, रैम, डीवीडी, हार्ड डिस्क। ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आ गया। इसमें जिसको रीड राइट मेमोरी कहा जाता है इसको बोला जाता है रैम, और इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड राइट मेमोरी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लैंट हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 10 मीटर एंड इट्स हाइट इज 8 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस। दाहिने सर्कुलर कोन की तिरछी ऊंचाई 10 मीटर है और ऊंचाई 8 मीटर है, इसके वक्र सतह का क्षेत्रफल बताएं। देखिए यहाँ पर दिया क्या गया है कि एक शंकु दिया गया है, कोन दिया गया है, तो हम जानते हैं कि कोन एक त्रिकोण आकृति होती है, इस प्रकार से इसका आधार वक्राकार होता है। तो इसमें जो स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट का मीन्स होता है तिरछी ऊंचाई, ये दी गई है 10 मीटर, तो 10 मीटर यहां लिख लिया। और ये इसकी जो ऊंचाई है ये 8 दिया गया है, तो हमें इसका जो निकालना है ये वक्र पृष्ठ का इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये वक्र पृष्ठ है, वृत्ताकार होता है, तो इसका क्षेत्रफल का जो पहले तो हमें यदि सूत्र इसका पता नहीं है तो बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता है। मैथमेटिक्स से संबंधित क्वेश्चन है तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि कोन का जो वक्र पृष्ठ होता है, जो कर्व एरिया होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब यहाँ पर हम लोगों को दो चीजें दी गई हैं, एक तो पाई का मान सीधा सीधा इसमें रखा ही है, और दूसरी बात एल भी हमें 10 दी गई है, क्योंकि ये स्लैंट हाइट को या तिरछी ऊंचाई को एल कहते हैं, तो ये तिरछी ऊंचाई है। जबकि हमें आर नहीं दी गई, तो आर निकालने के लिए जो इसका ये वक्त ये दूरी जो होगी ये आर होगी। तो इसके निकालने के लिए करते क्या है कि हम यदि इस सूत्र में जाएं, इस त्रिभुज में जाएं एबीसी में, तो ये एक समकोण त्रिभुज बनता है, और समकोण त्रिभुज में ये कर्ण का वर्ग हो गया, ये लंब का वर्ग हो गया, मीन से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये बेस हो गया। तो इसमें देखेंगे हम कि जो बीसी मीन्स आधार का वर्ग होगा इज इक्वल टू कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग घटा देंगे, तो कर्ण का वर्ग हो जाएगा 10 का वर्ग 100 होता है, और ये लंब का वर्ग होगा ये 64 होता है। तो 100 में से जब 64 से माइनस करेंगे तो 36 आएगा। ये जब स्क्वायर यहाँ से हटा जाएगा तो अंडर रूट यहाँ पे हो जाएगा, और अंडर रूट 36 का मान होता है 6। तो इस प्रकार बीसी मीन्स ये यहाँ की ये 6 मीटर आ चुकी है। अब इस 6 मीटर में हमें सब कुछ प्राप्त हो गया है, पाई का मान पाई रख दिया, आर का मान 6 अभी मैंने निकाल लिया है, और ये 10 है। तो इस प्रकार से ये 60 पाई मीटर स्क्वायर आंसर हमारा प्राप्त हो जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नोन एज बोन फॉर्मिंग सेल। इनमें से किसे अस्थि निर्माण कहा जाता है। देखिए
हमारे जो हड्डी होती है इनको बनाने वाली कुछ कोशिकाएं होती हैं, जिनको क्या बोला जाता है। ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है फाइब्रोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट। तो देखते हैं जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 ऑस्टियोब्लास्ट। ये अस्थिकारक या हड्डी बनाने वाली कोशिका होती है। यहाँ पर ये फिगर से संबंधित क्वेश्चन भी दिए गए हैं। ऑस्टियोक्लास्ट ये बोन का रिअब्जॉर्प्शन करती है, ये ऑस्टियोक्लास्ट ये बोन को कमजोर करने का काम करती है। बल्कि ये जो ऑस्टियोब्लास्ट होती है ये फॉर्म्स बोन मैट्रिक्स, ये बोन के मैट्रिक्स को बनाने का काम करती है, वो होती है ऑस्टियोब्लास्ट। और इसमें जो ऑस्टियोसाइट होता है ये मेंटेन करते हैं क्या, बोन की टिश्यू को। और ऑस्टियोजेनिक सेल को स्टेम सेल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following conditions is associated with increased intraocular pressure? बढ़े हुए अंतरालेयिक दबाव के साथ इनमें से कौन सी स्थिति जुड़ी हुई होती है? कैटरैक्ट या मोतियाबिंद, कंजक्टिवाइटिस या आंख आना, रेटिनाइटिस या ग्लूकोमा। देखिए जब आंख के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है तो ये कंडीशन कहलाती है ग्लूकोमा। इसमें भी देखने में समस्या पैदा होती है। ग्लूकोमा इज अ ग्रुप ऑफ आई डिजीज दैट कैन कॉज विजन लॉस एंड ब्लाइंडनेस, और इससे भी अंधापन पैदा हो सकता है by damaging a nerve in the back of your eye called the optic nerve। देखिए इसमें होता क्या है कि जो एक कंडीशन ऐसी है जिसमें ऑप्टिक नर्व डैमेज होने लगती हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ये हेल्दी आई है और ये आई विद ग्लूकोमा है। तो यहाँ पे ये जो आंख होती है, आंख में जो बीच में ये पदार्थ भरा होता है इसको विट्रस ह्यूमर बोलते हैं, हिंदी में इसको काचाब्दरे बोलते हैं। यहाँ पर इसमें पीछे की ओर ये ऑप्टिक नर्व्स हो जाती हैं। जब इसमें किसी कारणवश प्रेशर बिल्डअप हो जाता है तो ये चारों तरफ क्या करता है, प्रेशर, ये जो लिक्विड है ये इसको बोला जाता है बिल्ड अप एक्वस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर ये प्रेशर लगाएगा और ये ऑप्टिक नर्व को डैमेज करेगा। जब ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी तो आंख में परमानेंट ब्लाइंडनेस की संभावना भी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following nursing diagnosis is a priority for a patient diagnosed with pneumonia? निमोनिया के लक्षण वाले मरीज के लिए इन निदान में से कौन सा निदान प्राथमिकता वाला है? ऑप्शन 1 फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, तरल मात्रा का घट जाना, इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज, बिगड़ा हुआ गैस एक्सचेंज, इनइफेक्टिव कॉपिंग, अप्रभावी मुकाबला, रिस्क और इन्फेक्शन, संक्रमण का जोखिम। तो देखिए निमोनिया वाले मरीज के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि निमोनिया के लक्षण वाले मरीज में इन निदान में से कौन सा निदान। तो जो प्राथमिकता वाला निदान होता है, क्योंकि हम जानते हैं, हम लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे जो फेफड़े हैं ये इसमें एल्वियोलाई पाई जाती हैं। ऑक्सीजन इनका काम अंदर होता है और CO2 को बाहर ले जाना होता है। तो ये मेन जो सबसे प्राथमिक चीज डिस्टर्ब होती है फेफड़ों में वो होती है इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज। ये देख सकते हैं ये पूरा सा निमोनिया के लक्षण वाला एक मरीज है जिसका एक्सरे किया गया है। ये पूरा वाइटिस हो गया है। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ये यहाँ पे जो लंग्स होते हैं, ये लंग्स होते हैं। इन लंग्स में जो एल्वियोलाई होते हैं, इन एल्वियोलाई से होता क्या है कि गैसों का ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, मींस O2 अंदर आती है और CO2 ये बाहर ले जाती है। तो जो पहली प्राथमिकता होगी, पहली प्रॉब्लम होगी वो होगी इसका गैसों के आदान प्रदान में समस्या होगी। निमोनिया में पहली जो प्राथमिकता वाला निदान होता है वो होता है प्रॉब्लम इन गैसियस एक्सचेंज।